ओके। प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 4। इसमें हमें निम्न समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं इसके बारे में बताना है। तो संगत और असंगत कब होते हैं? जब किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफी निरूपण में प्रतिच्छेदी रेखाएं या समपाती रेखाएं मिलता है तो इसको बोलते हैं संगत। यानी कि अगर कोई हल निकलेगा तो संगत होगा और नहीं निकलेगा तो असंगत होगा। तो संगतता को चेक करने के लिए सबसे पहली चीज़ दोनों समीकरणों को सामान्य समीकरण के रूप में लिखकर दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात करके अनुपात बनाएंगे और वही अनुपात बनाकर देखते हैं कि किस प्रकार का संबंध प्राप्त होता है। यानी तीनों बराबर आता है तो हम लोग बोलते हैं वो समांतर है। ठीक है। अगर प्रथम दो अनुपात बराबर नहीं आते तब को बोलते हैं प्रतिच्छेदी, और प्रथम दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तब क्या कहते हैं? समपाती। तो प्रश्न 4 के पहले क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई बराबर 5 और उसी के आगे लिखा है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है। हमें इसका ये बताना है कि क्या ये संगत है या नहीं। चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इसको पहले मैं बताया था लेकिन वीडियो नहीं बना पाया। हाँ देखते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, संबंध कुछ उल्टा है। तीनों बराबर होता है तब संपाती बोलते हैं, है ना। तीनों बराबर है तो समपाती, और दो बराबर 1 तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर। तो शांत बनाएंगे और देखेंगे ध्यान से। कुछ करना भी नहीं है, बस इसको सरलतम अनुपात में बदल देते हैं। पहले समान समीकरण में पहला तो x प्लस वाई माइनस में 5 बराबर 0 बना लेंगे, है ना। इसको इधर करके लिखना होता है। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके लिखते हैं। तो x प्लस वाई और 2 से डिवाइड करने पर 5 आएगा और 5 को बाईं तरफ लिख दो। ये भी बन गया समीकरण। बताओ, दोनों आपको एक जैसे समीकरण दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्या होगा? समांतर, असमांतर नहीं, समपाती होगा, क्योंकि इसके गुणांक बराबर आएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बराबर c2 बराबर क्या मिलेंगे? a2 का मान कितना है? 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, c1 कितना है? -5 और ये भी -5। तो इसलिए संबंध में मान रखो a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे में c2। ये मिला हमें 1 बटे में 1 बराबर 1 बटे में 1 बराबर -5 बटे में। तो इसको डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा? 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1 बराबर 1 बटे में 1। ये कटेगा तो 1 आएगा। इसका मतलब तीनों बराबर है, तो इसलिए निकाय क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। निकाय संगत। संगत क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो अनुपात बता रहा है ये संपाती की स्थिति बता रहा है। तीनों बराबर है तो संपाती है, इसलिए हम लिख देंगे निकाय संगत है। अब संगत है तो इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, तो ग्राफ बना लेंगे आसानी से। आपको सिखाया गया है ग्राफ बनाना, बिल्कुल सिंपल है। दोनों एक जैसा है समीकरण तो दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। पहले y का मान 0 रखो तो x बराबर 5 मिलेगा, x का मान 0 रखो तो y बराबर 5 मिलेगा। तो इस तरह से सब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, छोड़ते इसको बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन और भी हैं। इसमें कुल मिलाकर के और 3 क्वेश्चन हैं, इसको आप सरलता से हल करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, कुछ इबारती प्रश्न दिया है आयत के क्षेत्रफल संबंधित और परिमाप संबंधित। तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप
पाई अरे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो किसकी तुलना किससे किया जा रहा है? लंबाई की तुलना चौड़ाई से। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का कोई भी सवाल हो जिसमें एक राशि की तुलना दूसरी राशि से की जाती है, तो जिससे तुलना किया जाएगा उसी को x माना जाएगा, x या y। ठीक है, मानने का अर्थ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लंबाई को चौड़ाई से 4 मीटर अधिक का है, मतलब चौड़ाई को ही मानेंगे x, क्योंकि लंबाई की तुलना चौड़ाई से कर रहा है। तो देखो, इस इंफॉर्मेशन को यदि मैं ऐसे लिखूं कि जो लंबाई है का मतलब बराबर है, इसके बराबर चौड़ाई से 4 अधिक। तो चौड़ाई से 4 अधिक का मतलब अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं 4 अधिक। अब इसी इंफॉर्मेशन में हमने क्या किया कि लंबाई की तुलना अगर चौड़ाई से किया है तो चौड़ाई को मान लेते हैं x, और लंबाई को y मान सकते हो, क्योंकि हम दो चौर वाले राशि समीकरण पढ़े हैं। अगर द्विघात का समीकरण होता तो क्या करते, बस चौड़ाई को ही x मानते, तो लंबाई का मान x + 4 आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन यहाँ पर हम लोग मानेंगे दोनों को, माना लंबाई, किसकी लंबाई, आयत की, माना आयताकार भाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। तो प्रथम प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार इस आधार पर इसमें अगर मान रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर x + 4 या x माइनस y + 4 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं जी? लिख सकते हैं ना? समझ आया? देखिए, y बराबर x + 4, तो y क्या माने हैं हम लोग, लंबाई। यहाँ पर रखो y, यहाँ पर रखो चौड़ाई के लिए x, तो बन गया y बराबर x + 4। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, y को अगर इधर कर देंगे तो माइनस होगा, मतलब कि x माइनस वाई + 4, इधर बचेगा 0, लिख दिया। इस समीकरण नंबर 1 बना। ठीक, तो यहाँ पर इसको बना दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब देखते हैं का अर्ध परिमाप 36 मीटर लिखा है, मतलब जो आयताकार भाग है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। आयत का परिमाप बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई को जाए। नहीं, वो क्षेत्रफल होता है। ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल में किसी भी आकृति का निकाला जाता हो उसमें गुणा करके निकाला जाता है क्षेत्रफल, भुजाओं का गुणा। कुछ नियम होता है ऐसे। आकृति अगर वो एक आमने सामने की भुजाओं के बराबर है तब गुणनफल करके निकालते हैं। यदि ऐसा नहीं है, त्रिकोणाकार है, तो उसकी ऊंचाई के साथ उसके किसी एक आधार का गुणनफल और हाफ करते हैं। अब यहाँ परिमाप का मतलब ये है, उसका आयतन या परिमाप समझो। तो परिमाप जो होता है वो 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है आयत का, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसको हटा दूँ पहले, तो आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए 2 पहले बाहर लिखते हैं और उसके बाद यहाँ देखिएगा दूसरी प्रश्नानुसार लिखते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, जो आयताकार बाग है
उसका अर्ध परिमाप दिया है। हमें परिमाप पता है, लेकिन अर्ध परिमाप को मतलब उसको आधा कर दोगे। तो परिमाप होता क्या है, तो जैसे आयत की लंबाई और चौड़ाई को ही हम लोग उसके परिमाप पे लेंगे, तो यहाँ पर आयत की लंबाई चौड़ाई क्या माने हैं, एक्स और वाई। अब इन्हीं के आधार पर हम लोग अपना परिमाप निकालेंगे, और जो हमारा परिमाप आएगा वो किसके बराबर रहेगा, प्रश्नानुसार के बराबर। तो प्रश्न में दे दिया है 36, तो हम लिखते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप बराबर दिया है 36। अब ख्याल कीजिए, आयत का परिमाप होता है 2 × x + y, जहाँ x और y लंबाई और चौड़ाई है। अब अर्ध परिमाप ये नहीं है, ये क्या है, परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा, तो ये अर्ध परिमाप हुआ। अगर ये अर्ध परिमाप है तो x + y का मतलब कि दोस्तों जो काट देंगे तो ये x + y जो बचेगा ये हमने निकाला अर्ध परिमाप इस भुजाओं के आधार पर। अब प्रश्न में दे दिया है कितना, 36, तो हमारा अर्ध परिमाप x + y आया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं अर्ध परिमाप को, तो यहाँ लिख दिया x + y और बराबर दिखा रहा है कितना, 36। तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, यानी x + y - 36 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बात खत्म, समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये पूछ रहा है कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब जो बाग है आयताकार है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई को ही बोलते हैं विमा, ठीक है। जैसे ये कहते हैं ना विमा है, बिम है, विमा। तो अब आयत की आयताकार बाग की विमा बताना है, तो इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो सिंपल सी चीज़ इसमें ध्यान से देखो, यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा क्यों जोड़ रहे हैं, विलोपन विधि में। इसमें देखो पहले वाले समीकरण में x - y है, y का चिन्ह माइनस है, इसमें y का चिन्ह प्लस है, तो जोड़ने पर दोनों कैंसिल, x वाला बचेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 आप प्लस समीकरण 2, ऐसे। अब इनको आप जोड़िए, जोड़ने का मतलब पहला समीकरण लिख दिया है x - y + 4 बराबर 0, समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण x + y - 36 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कटेगा। x से x को जोड़ दो 2x, और ये देखो यहाँ पर इधर ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, 4 - 36 कितना आएगा, -32, ये आ -32 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 32। तो हम लिख सकते हैं x बराबर कितना, 16, 16 गुना 32। तो x का मान 16 आने का मतलब क्या है, x को क्या माने थे, चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान आ गया 16 मीटर। तो ये लिख दिया 16 मीटर, आंसर पहला आ गया। अब अगर चौड़ाई x 16 मीटर है तो ऊंचाई कितना, ऊंचाई या क्यों कहें कि लंबाई कितना, तो लंबाई के लिए क्या करेंगे, सिंपल चीज़ है, इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, फिर x से आ जाएगा y का मान। तो क्या किया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, इस x का मान समीकरण 1 में रख दो, इस समीकरण 1 में। तो x का मान देखो यहाँ पर रखा ना, कितना रखेंगे, 16, फिर -y और प्लस में 4 बराबर 0। हल करने पर कितना आ जाएगा, 16 + 4 20, तो y बराबर -20, -y बराबर -20। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, -y
और जोड़ने के बाद उसको उधर भेजेंगे तो -20, तो लिखेंगे यहाँ पर -y बराबर -20। और सिंपल चीज क्या आएगा, y का मान 20, y बराबर प्लस में 20 मीटर, ये आ गया आंसर। इस प्रकार से उस आयताकार बाग की विमाएँ 16 मीटर और 20 मीटर है। नोट कर लीजिए इसको, बेहद आसान है। ये 2 चर में भी लगाया जा सकता है और द्विघात समीकरण के रूप में भी, लेकिन जो अध्याय पढ़ रहे हो उसी के टॉपिक से लगाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ग्राफ पर नहीं लगाना है। यहाँ देखिए, ये जो प्रश्नावली 3.2 है, इस प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन हैं, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं, सबको ग्राफिक विधि से ही हल करना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन वो 5 था, इस क्वेश्चन वो 5 का जो ये समीकरण बना है, इस समीकरण को हमें ग्राफिक विधि से हल करके x और y के मान याद करने थे। हमने इसको विलोपन विधि से लगा दिया। फिर भी ये हम ये समझेंगे कि कोशिश रहेगा जितनी विधियाँ पढ़े हैं 3.2 से पहले प्रश्नावली में, उसी विधि से इनको हल करना है, क्योंकि इसके अगले टॉपिक में हमें दिखाई दे रहा है कि बीजगणितीय विधियों से हल करने का अलग नियम जो कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि अगले टॉपिक के आधार पर है। इसलिए इसे आप किस विधि से हल करेंगे, ग्राफिक विधि से। ठीक है, ग्राफ बनाकर किसको हल करेंगे, देखेंगे कि दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करता है। मतलब कि जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु का निर्देशांक होगा 16,20 होगा। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसी बिंदु का निर्देशांक ये होगा। तो समझिए कि उसका हल है, क्योंकि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ में ये दोनों कटते हैं, तभी उनका हल निकलता है, नहीं तो वो हल नहीं देता, कोई हल नहीं आता है। ठीक, तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 को किससे हल करना था, ग्राफिक विधि से। ठीक है, अब देखते हैं अगले टॉपिक, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर हल करते हैं। प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + 3y -8 बराबर 0 एक दी गई है। और इस रैखिक समीकरण के आधार पर एक और 2 चरों में रैखिक समीकरण को लिखना है। और वो ऐसा समीकरण लिखना है इस आधार पर कि जब इसका एक और रैखिक समीकरण लिख दें तो वह इसके साथ प्रतिच्छेदी बनाता हो या समांतर हो या समपाती बना। 3 स्थिति में ऐसा हमें समीकरण लिखना है। मतलब एक तो दिया है और दूसरा पहले प्रश्न के आधार पर, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, पहले प्रश्न के आधार पर हमें ऐसा एक दूसरा रैखिक समीकरण लिखना है जो इसके साथ प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनाए। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनाए, उसके लिए हम कैसे समीकरण लिखेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, हम उनके गुणांकों पर ध्यान दें कि गुणांक क्या हो जाएं, पहले ही दोनों बराबर न हो, तभी बोलेंगे कि दोनों प्रतिच्छेदी है। तो इसके साथ दूसरा रैखिक समीकरण लेने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप दूसरा ले रहे हो वह इसके गुणांकों के साथ पहले ही दोनों अनुपात बराबर न बनाता हो, तो हम बोल देंगे प्रतिच्छेदी है। तो पहला में कहा है कि इस रैखिक समीकरण के साथ जो आप दूसरा रैखिक समीकरण लिखेंगे वह प्रतिच्छेद करती हुई होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। दूसरे को लेकर देखना है कि दूसरा क्या हो, समांतर हो, और तीसरा कह रहा है समपाती हो।
देखिए 3 प्रकार के हमें समीकरण है जो इसके साथ इस प्रकार का संबंध बनाता हो। सिंपल सी चीज़ है। पहला देखिए मैं हल करके दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है भाई, टेबल का अध्ययन करना है। जिस टेबल में हमें दिया गया था कि दो रेखाएं संपाती है तो उनका गुणांकों का संबंध क्या होता है, तीनों बराबर। समांतर है तो 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं। अगर प्रतिच्छेदी है तो पहले ही दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो पहला लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो दूसरा हम लोग क्या लेंगे, दूसरा सोच समझ के देखो, यहाँ 2 है ना, यहाँ 3 है। तो अब इसके साथ हम दूसरा जो भी लेंगे उसमें 2 के अलावा कुछ ले लो और 3 के अलावा कुछ ले लो जो इनके साथ अनुपात बराबर ना बनाता हो। मतलब हमें क्या दिखाना है, a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। अगर ऐसा अनुपात लेकर के बना देते तब हम कहते कि इसके साथ ये जो समीकरण लिखा है वो क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। सिंपल चीज़ है। क्या लोगे बताओ? मान लो 3x आप प्लस 5y ले लो और यहाँ पर प्लस करके 7 ले लो बराबर 0। बन गया। आसान, बहुत सारे हो सकते हैं। आंसर किताब के आंसर में नहीं मिल पाएगा क्योंकि इससे बहुत सारे हो सकते हैं। हमने लिख दिया अपने मन से रखना। हाँ, अपने मन से। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने ले लिया। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा ही लेना है कि जो अनुपात बराबर न बनाता हो, तभी न कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो अनुपात बना दिया। तो पहला देखो हमने लिख दिया यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 लेकर के ये हमने बना दिया। और दूसरा देख क्या करना है, दूसरा बना लेंगे। क्या करना है इसमें, समांतर हो। तो समांतर कब होता है, जब 2 अनुपात बराबर और तीसरा बराबर नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि दूसरा जो समीकरण लिखोगे उसमें x का गुणांक 2 ही लोगे, y का गुणांक भी 3 लोगे, लेकिन अचर वाला अलग लोगे। ठीक, तो दूसरा देखते हैं यहाँ पर। ये तो मैंने पहला लगाया, दूसरा यहाँ पर देखिए दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल चीज़ है। पहला तो लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो दूसरा हम लोग कैसे बनाएंगे, a और b के गुणांक इसी प्रकार से लेंगे और ये अलग से लेकर के दिखा दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, समांतर के लिए हो गया, सिंपल चीज़ है। और तीसरा वाला सब बराबर होना चाहिए, संपाती के लिए सब अनुपात बराबर, तो वही वाला लिख दो, बन गया। ठीक है, या इनके दोगुने गुणांक के रूप में लिख दो, ये भी होता है। बराबर होगा तो होगा ही, जैसे पहला है। तो अब यहाँ पर देखना, या तो दूसरा समीकरण यही लिख दो या इसका 2 गुना करके लिख दो, क्योंकि इसको कटाएंगे तो 1/2 जो भी आएगा बराबर आएगा। तो लिख दिया यहाँ पर 4x प्लस इसको लिख दिया 6y और माइनस 8 दूना 16 बराबर 0। ये बन गया। देखो दोनों आपस में क्या दिखाएंगे, समपाती दिखाएंगे। इस प्रकार से इसको दिखाएंगे ना, दिखा दें कैसे दिखाएगा। ये a1 है 2 लिखो, ये a2 है 4 लिखो बराबर, ये है 3 बटे में 6 बराबर माइनस 8 बटे में माइनस 16। डिवाइड किया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। आएगा कि नहीं आएगा, समान है। आप चाहें तो 3 का गुणा करके लिख दो, करना है तो सब में सेम एक जैसा मिल जाएगा ऐसे। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रश्न 6 भी समाप्त। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। नोट कर लिए, नोट कर लो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न 7। समीकरणों 2 प्रकार का दिया, एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है, बिल्कुल सिंपल है। प्रश्न 7 में 2 समीकरण दिए गए हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर
बराबर नहीं है, यहाँ पर माइनस में 12 लिख करके बराबर 0 लिखा है। इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ खींच सकते हैं जी। उसके बाद देखिए क्या करना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कैसे इसका त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है। तो कहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना, सबसे पहले ग्राफ बना कर दिखाते हैं। और कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुज जो बनेगा उसको रेखांकित कर देंगे या छायांकित कर देंगे। पहला समीकरण, समीकरण 1 से एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई माइनस 1। सही है जी। एक्स माइनस वाई माइनस 1, ये इधर करके धनात्मक, अब 1 इधर करके ऋणात्मक। अब एक्स या वाई का मान अलग अलग लगते चल जाए। जी। वाई का मान क्या ले लो 4, तो एक्स का मान 3 है ना जी। प्रियांशु। तो हमने लिखा y बराबर 4 ले लो तो x बराबर 3 मिलेगा। तो इस स्थिति में बिंदु प्राप्त हुआ 3 का मान 4। अच्छा, यहाँ ऐसे इसको लगा सकते हैं आप लोग, ये तरीका होता है। आप बताइए y का मान हमने रख दिया 6, तो x का मान मिलेगा 5। तो इस स्थिति में बिंदु प्राप्त होगा 5,6। पहला समीकरण से बिंदु मिल गया। अब लिखते हैं समीकरण 2 से। एग्जाम में आप ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे और ऐसे ही बिंदुओं को प्राप्त करेंगे। वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने y का मान 4 रखा तो उसको 4 रख करके हल कीजिए। वो समझदार हैं, जानते हैं। समीकरण 2 से 3x प्लस 2y बराबर माइनस में है, तो मैंने क्या किया, दोनों को उधर ले गया। तो 3x बराबर, देखो तरीका यही होता है कि x और y वाले पद को दोनों तरफ कर लें जी। और अचर को किधर भी रख लो, जी। लेकिन x और y ये दोनों चर वाले जो पद हैं वो बराबर के दोनों तरफ होने चाहिए। तो मैंने 3x को बाईं तरफ रख लिया, y से संबंधित पद को दाहिनी तरफ और अचर को भी मैं दाहिनी तरफ कर देता हूँ। तो ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, तो प्लस को पहले लिख दिया और ये वाला जा करके माइनस बनेगा तो इसको बाद में लिख दिया 2y। अब y का मान रख दो कितना, देखो सिंपल चीज़ है। y का ऐसा मान रखो कि 2 का गुणा करके 12 घटाने पर जो भी आएगा वह 3 से विभाज्य हो, ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ पर रखो 3 दूना 6, अब 12 में 6 गया 6 और 6 में 3 का डिवाइड लग गया, ठीक है। 3 रखते हैं तो y बराबर 3, तो यहाँ झट लिख देंगे x का मान कितना 3। तो बिंदु क्या मिला 3 का 3। पहली चीज। अब क्या रखो 4 दूना 8, 12 में से 8 गया 4, 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 दूना 10, 12 नहीं जाएगा। 2 रखो 2 8 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 0 रख दो, हाँ 3 चौको 12, एक ही बार में। y बराबर 0 तो x बराबर 4, तो ये ना 0 रखो तो पूरा 0। अब 12 माइनस 0 12, अब 12 में 3 का डिवाइड 4, तो बिंदु क्या मिला 4 का मान 0। बस इतने पे आप काम करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें। सब धनात्मक आए हैं ना बिंदु, और सबसे अधिकतम क्या दिखा रहा है 6। तो हम जो भी संख्या रेखा बनाएंगे चतुर्थांश बनाएंगे उसमें पहला चतुर्थांश को ही बड़ा उस दोनों पर 6 इकाई का बिंदु लगाएंगे। ये बन गया, ये है x y x डैक्स y डैक्स, 6 बिंदु
समान दूरी पर लेकर के। यहाँ हम ध्यान दे लेंगे ताकि अच्छी तरह से बने और हमें पता चल सके कि किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। इस पर भी 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हो गया। या तो आप इस पर नंबर को लिखिए या न लिखिए, फिर भी आपको पता है कि ये गिनेंगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा। ये भी होता है, नंबर लिखो नीचे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं है। पहले समीकरण के दोनों बिंदुओं को दर्शाया जाए। 3,4 और ये 5,6। 3,4 कहाँ पर आएगा? देखो 3 4 और इसको इसी में खींचेंगे ऐसे। 1 2 3 इधर जाएगा, 1 2 3 4 इधर आएगा। तो अंदाज से आप समझ सकते हैं कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। सिंपल चीज। 5,6, 5 को x अक्ष पर इस तरफ और 6 को इस y अक्ष पर इस तरफ। ये 5 है ऐसे और ये 6 वाला ऐसे यहाँ पर आया। ठीक। हाँ, वैसे मैं अंदाज लगा रहा हूँ, वैसे आपको समझाने के लिए ऐसे समझ आ रही है। ठीक है, अब ऐसे ग्राफ रहेगा तो बहुत आसान। तो से देखो, मिला दो, हो गया। इनको मिला दिया। ये बना किसका? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर ये 0 का ग्राफ बन गया। ठीक। अब दूसरे पर देखो, ये वास्तव में हमको लग रहा है कि यहाँ को कट रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे कोई त्रिभुज बनेगा, उसको हमें निर्देशांक प्राप्त करना है। अगर हमने सही से पैमाना लिया है तो ये दिखाएगा ही। दूसरा समीकरण 3,3। 3, रुक जाओ। ओके, 3,3 यहाँ पर ना 1 2 3, देखो ये है और ये 1 2 3 यहाँ पर है, ऐसे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर है 3,3। 4,0, 4,0 यहीं पर आएगा क्योंकि x समान 4 y का मान 0 है तो नहीं होगा। तो 4,0 का मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर, तो यहीं पर आ गया। अब बिंदुओं को लिख देता हूँ, इसको मिला दो पहले। ये है 4,0, ये है 3,3 और 3,4 यहाँ पर है। और साथ में 5,6 यहाँ पर है। त्रिभुज बना क्या? x अक्ष के साथ। ये x अक्ष है, इस x अक्ष के साथ इन दोनों रेखाओं का ऐसे त्रिभुजाकार बन रहा है ना? कैसा बन रहा है? ऐसा। ठीक। तो ये जो त्रिभुज बन गया है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें प्राप्त करने हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो हमारे पास ग्राफ नहीं है, फिर भी कैसे पता करेंगे कि इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक क्या होगा? एक का निर्देशांक पता चल गया है, कौन सा? 4,0 है। इसका कैसे पता होगा? इसका कैसे पता होगा? तो इसको पता करने के लिए एक तरीका है। अगर ग्राफ नहीं है तो कैसे पता करेंगे? मैंने कहा था कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके कटान बिंदु के निर्देशांक को प्राप्त करने के लिए उन्हीं दोनों रेखाओं को क्या करते हैं? हल कर डालते हैं। समझिएगा, अगर मान लीजिए इस कटान बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करना है तो इस कटान बिंदु पर कौन कौन सी रेखाएं प्रतिष्ठित कर रही हैं? तो आंसर है, एक तो यह रेखा है और ये जो हमने बनाया है ये वाली रेखा कौन सी? ये। तो इस रेखा का नाम है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। माइनस 12 है, हाँ ठीक है, ये है, ये -12 तो है। ठीक। तो
इस कटान बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दोनों रेखाओं को हल कर डालना है, ग्राफी विधि से चाहे किसी विधि से। फिर भी यहाँ पर ग्राफी विधि से हल करने का मतलब यहाँ ग्राफी विधि से भी हल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं है। तो क्या करेंगे, या तो विलोपन प्रतिस्थापन हल कर सकते हैं, लेकिन वो तो अगले टॉपिक पर है। तो भी कैसे पता करना होगा, अंदाज से आप समझिए। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, जबकि यह बिंदु यहाँ पर मैंने लगाया है, तो आप समझिए ये जो रेखा है ना, ये वास्तव में यहीं पर कट सकती है। हो सकता है वहीं पर कटेगी, हो सकता है कि ये वाली जो रेखा जा रही है, ये रेखा यहाँ पर कटती हो। ठीक, अगर यहाँ कटेगी तो हम कहेंगे कि इस त्रिभुज में इस शीर्ष का निर्देशांक 3,4 होगा। और ये तो पता ही है, वहीं पर दिखा रहा है। और इसका कैसे पता, तो अंदाज से लगाइए कि जब यहाँ से 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। तो अगर 1 है तो समझ सकते हैं कि ये वाला बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, -1,0 होगा, माइनस अक्ष पर। तो अब इसका मतलब ये, अगर ये -1,0 है तो आंसर सही हो सकता है। और इसको आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर कट रहा होगा। और आंसर चेक कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको बता दिया है। और हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये आता है कि इतना ही। ये वास्तव में थोड़ा ऐसे मैं बना दूँ आपको समझने के लिए, आप समझ सकते हैं। यहीं पर मान लो है। तो अब करना क्या है, अब इसे चेक कर लेते हैं आंसर किस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए एक और तरीका मैं बताऊंगा कैसे इसको निकालेंगे। ये 3.2 प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है। (3.2 प्रश्नावली का प्रश्न 7, ये आया है -1,0। ये तो ठीक है ना, -1,0। दूसरे का 4,0, ये सही है। और तीसरे का कुछ अलग दिया है, 2,3। तो 2,3 का मतलब ये होगा 2 ऐसे, यहाँ पर कट रहा था ना, 2,3। हाँ ठीक है, मतलब अंदाज़ा तो लगा लिया। अब इसको कैसे जानेंगे कि हाँ ये वास्तव में इतना ही होगा, तो मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको, देखिएगा। ये हमने ऐसे बनाया था, ये कितना था 3 और ये 3 यहाँ पर आया था। और ये 3,4 ऐसे। अब कैसे पता होगा, अब देखिए इस कटान बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करने ऐसे किसी दिशा में कहाँ आ रहा है, तो यहाँ मानिए 2 होगा शायद। वास्तव में मुझे ये ग्राफ ऐसे मानक पर नहीं है, तो 2 होगा और इधर से 3 आ रहा है, ऐसे हो सकता है। 1 2 3 इधर, यहाँ पर 2,3। अब देखिए चेक कैसे करेंगे कि ये वास्तव में 2,3 है। तो क्या करते हैं ना, अगर हाँ इस वाले रेखा पर अगर ये 2,3 होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2,3 होगा तो अगर ये 2,3 होगा तो इस 2,3 को इस रेखा पर, इस रेखा में उसमें x और y का मान 2,3 रखने पर उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आ गया तो समझिए ये 2,3 है। रखते हैं, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगर यहाँ पर इसका निर्देशांक 2,3 है तो 2,3 का मतलब x का मान 2 माइनस 3 का मतलब ये हो गया प्लस 1, कितना आया 0 हुआ ना। मतलब समझ जाइए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2,3 है। ये तरीका है, अंदाज लगाइएगा ठीक, और लगा कर देखिएगा कि इस रेखा में x और y का मान वही 2,3 रखने पर 0 होता है कि नहीं होता है, दाहिने वाला आता है कि नहीं आता है, या उसको नहीं चेक करते हैं तो इस रेखा में ही रखिए ठीक। इस रेखा में तो इस रेखा में रखेंगे तो भी इसका मान कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी आता है कि नहीं आता है, इसको दिखाता हूँ
कितना रखना था इस वाले में 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। x का मान कितना 2, तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा y का मान 3 माइनस 12। अब देखिए कितना आता है, आया कि नहीं आया, 0 आ गया ना। 3 9 6 आप प्लस 3 9 6 माइनस 12 6 6 12 12 माइनस 12 कितना 0। इसका मतलब कि इस बिंदु का निर्देशांक 2,3 है। कब समझेंगे, जब यह 2,3 इन दोनों रैखिक समीकरणों को क्या कर देता हो, संतुष्ट करता हो, 0 आ जाता हो, तो समझिए इसका निर्देशांक 2,3 है, नहीं तो कुछ और होगा। तो अंदाज तो लग ही जाएगा, कैसे लगाएंगे। ये पॉइंट जहाँ भी है वो 3,4 और 3,3 के नज़दीक है, तो इसी में घटा बढ़ा करके अंदाज अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं, 1 2 लेकर के देखते हैं, फिर 3 लेकर के, या 3 2 लेकर के, या 1 3 के, इसी के अंदर लेकर देखते हैं तो मिलेगा ही, है ना, तो पता चल जाएगा इससे, ठीक है। इसका तो इसका भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 1 मान लो तो -1,0 समझ जाओ, क्योंकि ये इसी पर कट रहा है रेखा पर, एक्स अक्ष पर। तो इसको भी रख करके देखो, किस में रख कर देखोगे, इस वाले रेखा में देखो, इस वाले रेखा में। और इस रेखा का समीकरण क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इस रेखा का समीकरण y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो ये है। अब इसी को अगर इस वाले रेखा में रखेंगे, इस वाले किस रेखा में, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में, तो देखो x का मान कितना -1, आइए +1 0, आइए y का मान 0 है, ये है, सब हो गया 0। समझिए इसका निर्देशांक -1,0 है, ठीक है, समझ सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से जरूर आप एग्जाम में अगर ग्राफ नहीं है तो ऐसे ही चेक करके इन त्रिभुजों के निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। और हमें क्या और करना था, कुछ क्वेश्चन में था त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, छायांकित कर दो, यही ना है। देखो ऐसे छायांकित कर दिया, ये त्रिभुजाकार पटल है, ये हो क्या त्रिभुजाकार पटल, इसका नाम डाल दें, ये है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी। तो लिख देंगे यहाँ पर, कहाँ लिखूँ, यहाँ देखिए, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए का यहाँ पर ना 2,3, बी का 4,0, कहाँ गया, और सी का ये हो गया, आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।